नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयांश और आपका स्वागत है मेरे चैनल काला साया पर। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, ये कहानी है दो पति पत्नी की जो शादी के बाद हनीमून ट्रिप पर जाते हैं और उनके साथ वहां एक ऐसी डरावनी घटना होती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू में। नमस्कार दोस्तों, मेरी शादी अभी अभी हुई थी और शादी को 3 दिन ही हुए थे कि मैं चाहता था कि हमारी जिंदगी की शुरुआत किसी यादगार जगह से हो। इसलिए मैंने हनीमून जाने का प्लान किया और अपनी पत्नी से वहां जाने की बात की। लेकिन वह तो पहले से ही एक्साइटमेंट थी कि मैं उसे ऐसी ही किसी जगह में घुमाने लेकर जाऊं। जब ट्रैवल एजेंसी ने पहाड़ियों के बीच बने रॉयल हेरिटेज होटल का पैकेज बताया तो मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। मैं चाहता था कि भीड़ भाड़ से दूर सन्नाटे में बस मैं और साक्षी हो, यही चाहिए था मुझे। हमने दूसरे दिन अपना सामान पैक करके और घर वालों से बात करके हनीमून के लिए टैक्सी पकड़कर जाने वाले थे। वैसे मैं बता दूं कि उस टाइम पर मेरे पास ना तो कोई बाइक और ना कार थी, और उस टाइम तो मैं कार भी हायर नहीं कर सकता था, इसलिए हमने टैक्सी से ही जाने का प्लान किया। हमने टैक्सी बुक किया और उसे पर बैठकर जाने लगे। वैसे हमने पूरे रास्ते बात नहीं की थी क्योंकि हमें कोई तीसरा बंदा पसंद नहीं था और वह तीसरा बंदा था टैक्सी ड्राइवर, इसलिए हमने चुपचाप रहकर ही सफर किया। टैक्सी जब घुमावदार रास्तों से होती हुई होटल तक पहुंची तो शाम उतर चुकी थी। हल्की धुंध और ठंडी हवाएं रास्ते को रहस्यमय बना रही थीं। जैसे जैसे होटल करीब आ रहा था, मेरे अंदर एक अजीब सा रोमांच और बेचैनी दोनों बढ़ रहे थे। होटल सामने आया तो मैं कुछ पल उसे देखता ही रह गया। ऊंची ऊंची खिड़कियां, पुराने जमाने की नक्काशी और लोहे के गेट जिन पर जंग जमी थी। बाहर से ही लग रहा था कि ये जगह 100 साल पुरानी होगी। मैंने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। उसने सिर तो हिलाया, मगर उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। जैसे वो कुछ महसूस कर रही हो जो मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि अभी अभी शादी हुई है तो शायद घबराहट हो रही है। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गए। मैंने देखा रिसेप्शन पर अजीब सा सन्नाटा था। तभी मैं वहीं टेबल पर रखी घंटी बजाई तो एक दुबला पतला मैनेजर बाहर आया। उसके चेहरे पर थकान और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। अनु से अपना नाम बताया तो उसने बुकिंग देखकर कहा, 3री मंजिल, कमरा नंबर 307, लेकिन रात को बालकनी का दरवाजा बंद रखना। उसकी ठंडी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, कोई खास वजह? वो मेरी बात अनसुनी करके चाबी थमाकर चला गया। मुझे लगा शायद इसका मूड खराब है। मैंने वह चाबी लेकर 3री मंजिल की तरफ निकल गए। हमने वहां जाकर राइट साइड में देखा तो कमरा नंबर 307। हमें हमारा कमरा पहले ही दिख गया। हम अपने कमरे की तरफ बड़े कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही कमरे के अंदर हम गए तो मैं देखकर दंग रह गया। सच कहूं तो कमरा उम्मीद से ज्यादा शानदार था। लकड़ी की फर्श, झूमर वाली पुरानी लाइट और बड़ी सी खिड़की जो पहाड़ों की तरफ खुलती थी। लेकिन उस कमरे में कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे हवा और भी ठंडी हो गई हो, जैसे कोई अदृश्य आंखें हमें देख रही हों। साक्षी धीरे से बोली, अरुण, तुम्हें यह होटल थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? मैंने हंसकर कहा, तुम बेवजह डर रही हो। पुराने होटल ऐसे ही होते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी उस मैनेजर की बात सोच रहा था। बालकनी का दरवाजा बंद रखना क्यों कहा होगा उसने? उस रात मुझे अंदाजा नहीं था कि हमारी हनीमून की पहली रात ही किसी डरावनी कहानी में बदल जाएगी। पर सच कहूं तो उसे रात मुझे भी कुछ अजीब लग रहा था। वही रात गहरी हो चुकी थी। खिड़की के बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी और हवा इतनी तेज बह रही थी कि पुराने पेड़ चरमराने लगे थे। मैं और साक्षी बेड पर बैठे बातें कर रहे थे। मैं चाहता था कि वो आराम महसूस करे, क्योंकि अब तक उसका चेहरा कहीं ना कहीं बेचैनी से भरा लग रहा था। मैंने साक्षी से पूछा, लाइट्स थोड़ी डिम कर दूं? वो मुस्कुराई और फिर बोली, हाँ, वैसे भी ये झूमर तो जैसे डरावनी फिल्मों में दिखता है। मैं हंस पड़ा और स्विच दबाकर लाइट धीमी कर दी।
लेकिन जैसे ही कमरे में हल्का अंधेरा हुआ, हवा और ठंडी लगने लगी। मुझे लगा शायद बारिश की वजह से हवा और ठंडी हो गई है। मैं यही सोच ही रहा था कि तभी अचानक ठक ठक की आवाज आई। मुझे लगा शायद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। मैं चौंक गया। रात के करीब 11 बजे थे। रिसेप्शन से ऊपर तक आने वाला तो कोई था नहीं। मैंने साक्षी को आश्वस्त करने के लिए कहा शायद कोई स्टाफ होगा, और दरवाजा खोला। लेकिन दरवाजा खोलते ही मैं दंग रह गया। बाहर कोई नहीं था, बस गीला कॉरिडोर और दीवारों से रिसती हुई सीलन की बदबू। तभी वही साक्षी ने घबराकर पूछा, कौन है? मैंने कहा शायद कोई मजाक कर रहा होगा। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अंदर आते ही मेरी रीढ़ में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। तभी हमने तय किया कि अब हम सो जाएं। मैं बेड पर लेटा था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। कमरे का हर कोना मुझे देख रहा था। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। तभी अचानक मेरी नजर खिड़की के शीशे की तरफ गई। खिड़की के शीशे पर किसी के हाथ का निशान उभर आया, भीतर से जैसे किसी ने धुंधले शीशे पर हथेली रख दी हो। अरुण देखो! साक्षी की आवाज कांप रही थी। मैं झटके से उठा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हाथ औरत का था, लंबी पतली उंगलियां और नाखून जैसे खुरच रहे हों। मैं दौड़कर खिड़की की तरफ गया, बाहर झांका, लेकिन वहां सिर्फ काली रात और झरते पानी की लहरें थीं। पीछे से साक्षी ने मेरी बाजू पकड़ी और बोली, मैंने कहा था ये होटल ठीक नहीं है। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये शायद नमी की वजह से हुआ होगा। लेकिन मैं जानता था ये कोई साधारण नमी नहीं थी। रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, मुझे लग रहा था बालकनी का दरवाजा बंद रखना ये चेतावनी सिर्फ यूं ही नहीं दी गई थी। यही सब सोचते हुए मैं बेड पर लेट गया। वही साक्षी भी मेरे करीब आकर लेट गई। उसके हाथ ठंडे थे, जैसे बर्फ हो। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन उस वक्त मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं था। और फिर मैंने उसे सुला दिया और खुद भी सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। वही साक्षी तो अब सो चुकी थी। फिर मेरी भी नींद लग गई और मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुआ था। तभी अचानक करीब आधी रात को अचानक कमरे की लाइट्स अपने आप झपझप करने लगीं। झूमर कांप उठा, जैसे कोई उसे हिला रहा हो। मेरे कानों में जैसे किसी औरत की धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी। क्यों आए हो यहां? मैं झटके से उठ बैठा। साक्षी भी डरकर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने धीरे से पूछा, तुमने सुना? वो सिर हिलाकर बोली, हां, किसी औरत की आवाज थी। तभी लाइट्स अचानक बंद हो गईं और कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर बिजली गरजी और खिड़की से आती रोशनी ने एक पल के लिए पूरे कमरे को उजाला कर दिया। उसी पल मैंने उसे देखा। बालकनी पर एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, भीगी हुई। उसके बाल चेहरे पर चिपके थे। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखें अजीब सी चमक रही थीं। उसे औरत को देखकर मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कभी साक्षी डरते घबराते हुए बोली, अरुण, वहां कोई है? मैं बेड से उठकर धीरे धीरे बालकनी की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था, लेकिन फिर भी उस परछाई को साफ देख पा रहा था। वो औरत धीरे धीरे बालकनी के किनारे की तरफ बढ़ी और अगले ही पल जैसे हवा में घुल गई। मैं उसे देख ही जा रहा था, पर दरवाजा खोलने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं ठिठक कर वहीं खड़ा रह गया। साक्षी ने मेरी बांह पकड़कर खींचा और लगभग रोते हुए बोली, मैं कह रही थी ना, ये जगह ठीक नहीं है। हमें सुबह होते ही यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन मेरे मन में अब एक और सवाल था, वो औरत कौन थी? और सबसे अहम, वो हमें क्यों दिखी? यही सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए साक्षी से कहा, शायद यह हमारे मन का भ्रम है। लेकिन मैं जानता था यह भ्रम नहीं, असलियत है। मैं साक्षी को समझकर तो सुला दिया था, पर मेरी नींद अब गायब थी। मैं खुद को जैसे तैसे सुलाने की कोशिश की और फिर मुझे नींद आ गई। और फिर मेरी नींद सीधे सुबह ही खुली। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में दाखिल हुई तो मैंने राहत की सांस ली। पूरी रात मैं और साक्षी आधी अधूरी नींद में ही रहे। लेकिन सच कहूं तो रात के उस दृश्य ने मेरे दिमाग को हिला दिया था।
साक्षी चुपचाप खिड़की के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर नींद नहीं, डर लिखा हुआ था। मैंने उसकी तरफ बढ़कर कहा, देखो, मैं जानता हूं जो हमने देखा वो सपना नहीं था, लेकिन अगर हमें सच्चाई जाननी है तो डरकर भागना नहीं बल्कि सामना करना होगा। वो मेरी तरफ देखती रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। हम नीचे रिसेप्शन पर गए। वही दुबला पतला मैनेजर वहां बैठा था। उसकी आंखें और भी थकी हुई लग रही थीं। मैंने उसे मैनेजर से गुड मॉर्निंग कहा। मैं अपना दर्द छुपा रहा था। मनोज मैनेजर से बोल, कल रात हमारे कमरे की लाइट झपझपा रही थी, शायद कोई इलेक्ट्रिक इशू हो। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी बात से उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, यह होटल बहुत पुराना है, यहां बहुत कुछ होता रहता है। उसके शब्दों में छिपा डर मैं साफ महसूस कर सकता था। मैंने आगे बढ़कर धीरे से पूछा, क्या कभी किसी को बालकनी पर कोई औरत दिखी है? उसके हाथ एक पल के लिए कांप उठे। उसने तुरंत नजरें झुका लीं और किसी रजिस्टर में लिखने लगा और सर झुकाए हुए ही बोला, साहब, आप लोग ज्यादा सवाल मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके ये होटल छोड़ दीजिए। साक्षी ने मेरा हाथ दबाया। उसकी आंखों में डर और भी गहरा हो गया था। मैंने और ज्यादा सवाल नहीं किया और हम दोनों लिफ्ट से वापस ऊपर जाने लगे कि तभी लिफ्ट ऑपरेटर, एक बुजुर्ग आदमी, अचानक बोला, तुम्हें भी वो दिखी है ना? मैं चौंक गया। मैंने कहा, कौन? उसने धीमी आवाज में कहा, लाल साड़ी वाली औरत, वही जो इस होटल की तीसरी मंजिल से गिरी थी। उसका पति उसे चाहता नहीं था। झगड़ा हुआ और उसने धक्का दे दिया। उसे बूढ़े आदमी की बात सुनकर मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वही साक्षी ने कांपते हुए कहा, और फिर? बुजुर्ग ने हमारी तरफ देखते हुए फुसफुसाया, तब से उसकी आत्मा यही है। जो भी नया जोड़ा आता है वो उन्हें दिखती है, शायद इसलिए कि उसका अपना हनीमून कभी पूरा नहीं हो पाया। तभी लिफ्ट रुक गई। वो बुजुर्ग बिना कुछ और कहे बाहर निकल गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे मन में हजार सवाल थे। क्या हम दोनों भी उसकी अगला शिकार बनने वाले हैं? क्या वह अब हम दोनों को मार देगी? मैं यही सब सोच रहा था। मैं उसी दिन फैसला किया कि अब देर नहीं करनी चाहिए। अगली सुबह होते ही होटल छोड़ देंगे। लेकिन अंदर से मुझे पता था कि ये आत्मा इतनी आसानी से हमें जाने नहीं देगी। दिन भर तो यही सब सोचते हुए गुजर गया। वहीं अब अंधेरा पसारने लगा था। रात होते ही फिर वही सन्नाटा कमरे में उतर आया। बाहर हवाएं तेज हो चुकी थीं, जैसे पूरे होटल को हिला रही हों। साक्षी मेरी बांह पकड़कर बोली, अरुण, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज रात कुछ होगा। मैंने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, मैं हूं ना, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन यह कहते हुए मेरी अपनी सांसें भारी हो रही थीं। उस रात करीब 12 बजे अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से अपने आप खुल गया। कॉरिडोर से ठंडी हवा अंदर दौड़ आई। मैं भागकर दरवाजा बंद करने गया, लेकिन जैसे ही बाहर झांका, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहां कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरी सांसें थम गईं। अब आप लोग यहां सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्या देखा वहां कि मैं इतना डर रहा हूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉरिडोर के आखिर में लाल साड़ी पहने वही औरत खड़ी थी। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरा आधा सड़ा हुआ और आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ फर्श चरमराने लगा और हवा और ठंडी होती गई। तभी साक्षी चीख पड़ी, अरुण, दरवाजा बंद करो। मैंने दरवाजा धक्का देकर बंद किया और पीछे हट गया। लेकिन तभी हमारे कमरे की लाइट्स बुझ गईं। तभी मैंने देखा कि अंधेरे में वही औरत हमारे बीच खड़ी थी। मैं उसकी ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। मेरे होंठ सूख गए थे। तभी वह औरत बोली, क्यों आए? उसकी टूटी फूटी आवाज। मेरी जिंदगी क्यों दोहराने आए? उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं, जैसे मुझ में अपने गुनहगार पति का चेहरा देख रही हो। साक्षी रोते हुए बोली, हमारा कोई दोष नहीं, हमें जाने दो। और तभी वो औरत अचानक चीख पड़ी। आवाज इतनी तेज थी कि कमरे की खिड़कियां चटक गईं और शीशे जमीन पर बिखर गए। मैंने साक्षी को पकड़कर कोने में खींच लिया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर निकल जाएगा। मैंने भीतर ही भीतर कसम खाई,
अगर हमें यहां से जिंदा निकलना है तो मुझे उसकी अधूरी कहानी समझनी होगी। मैं और साक्षी दोनों कांप रहे थे। साक्षी रोते हुए बोली, अरुण, हम यहां क्यों आए? मैंने उसकी आंखों में देखा और बस एक ही बात समझ पाया, अगर हमें यहां से निकलना है तो उस औरत की अधूरी कहानी पूरी करनी होगी। उस रात तो हम डरते हुए कट लिए थे। अगली सुबह होते ही मैं अकेला रिसेप्शन पर पहुंचा। मैनेजर मुझे देखकर चौंक गया, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि हम रात तक बच नहीं पाएंगे। मैंने सख्त आवाज में कहा, सच बताइए, ये औरत कौन थी? वो चुप रहा, लेकिन तभी पीछे से वही बुजुर्ग लिफ्ट ऑपरेटर आ गया। उसने मुझे इशारे से बाहर बुलाया। होटल के पीछे एक पुराना बगीचा था। वहां जमीन पर सूखी घास और जर्जर बेंचें थीं। बुजुर्ग ने धीरे से बोलना शुरू किया। वो लड़की, नाम था मंजरी, सालों पहले अपने पति के साथ हनीमून मनाने यहां आई थी। सबको लगता था दोनों खुश हैं, लेकिन सच्चाई कोई और थी। उसका पति उसे पसंद ही नहीं करता था, हमेशा झगड़ता रहता, उसे ताने देता। एक रात बहस इतनी बढ़ गई कि मंजरी बालकनी पर चली गई और वहीं उस बूढ़े की आवाज रुक गई। मैंने कहा, फिर वो बोल। उसके पति ने धक्का दे दिया। यह सुनकर मेरी सांस रुक सी गई। बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, लोगों ने कहा वो हादसा था, लेकिन जो यहां रहते हैं जानते हैं कि मंजरी की आत्मा अब भी इसी होटल में भटक रही है। उसकी आखिरी चीख आज भी इन दीवारों में कैद है। वो जोड़े को इसलिए दिखती है क्योंकि उसका अपना हनीमून कभी पूरा नहीं हो पाया। मैंने सिर झुकाकर गहरी सांस ली। तो यही वजह थी कि वो हमें बार बार दिखाई दे रही थी। उसके लिए हम महज मेहमान नहीं थे, बल्कि वो हमें अपनी अधूरी मोहब्बत और विश्वासघात का आईना समझ रही थी। मैंने बुजुर्ग से पूछा, क्या उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका है? उसकी आंखों में डर उतर आया। बुजुर्ग ने कहा, अब तक जिसने भी कोशिश की वो बचा नहीं। बेटा, अगर जान बचानी है तो बस भाग जाओ। लेकिन मैं जानता था इतनी आसानी से वो आत्मा हमें जाने नहीं देगी। उस रात का सामना शायद आखिरी साबित हो सकता था। उसी दिन शाम होते ही मेरे भीतर बेचैनी और बढ़ गई। मैं जानता था आज की रात आसान नहीं होगी। दिन में जो सुना था उसने मेरी हिम्मत तोड़ी नहीं, बल्कि और भी साफ कर दिया कि हमें सामना करना ही होगा। उसी रात करीब 11 बजे हम बेड पर लेटे थे। तभी अचानक कमरे की लाइट्स एक एक कर बुझने लगीं। पहले झूमर, फिर लैंप और आखिर में बेड के पास की नाइट लाइट भी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। साक्षी ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ा और बोली, अरुण, वो आ रही है। और तभी सचमुच कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांसें जैसे धुएं में बदल रही थीं। दीवारों पर साए हिलने लगे। फिर बालकनी का दरवाजा अपने आप खुल गया। पर्दे हवा में फड़फड़ाने लगे। वो वहीं थी, लाल साड़ी में, झुकी हुई गर्दन, आधा सड़ा चेहरा और खून से भरी आंखें। उसके होंठों से कराह निकल रही थी। उसने कहा, क्यों आए? मेरी जगह लेने। तभी अचानक उसने हाथ उठाया और कमरे की हर चीज जैसे उसके इशारे से हिलने लगी। बिस्तर कांप उठा, कुर्सी उलट गई और खिड़की के टूटे शीशे जमीन से उठकर हवा में तैरने लगे। मैंने साक्षी को पकड़कर दीवार के पास धकेला, लेकिन तभी वो औरत चीखती हुई हमारी तरफ झपटी। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में धंस गईं। उस पल मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है। छाती पर इतना भारी बोझ कि सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी साक्षी चीख पड़ी, उसे छोड़ दो। लेकिन वो औरत मुझे दबोचे रही। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर कस गईं। उसकी ठंडी पकड़ ने मेरी नसों को जकड़ लिया। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तभी खिड़की से बिजली की चमक आई और एक पल के लिए उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। आंखों में आंसू थे, दर्द था, गुस्सा था। उसने फुसफुसाया, मैं बस जानना चाहती थी मोहब्बत कैसी होती है। ये कहते ही उसने अचानक मुझे छोड़ दिया और धुंध की तरह कमरे में फैल गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा, हांफता हुआ। साक्षी मेरे पास दौड़ी और मुझे पकड़ लिया। मैंने उसकी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, अब ये हमें कभी जाने नहीं देगी जब तक इसका सच पूरा ना हो। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। कमरे की हर चीज हमें कैद करने पर उतारू लग रही थी। मैं उठा,
और मैंने साक्षी का हाथ थामा और फुसफुसाया, हमें अभी निकलना होगा, वरना सुबह कभी नहीं देख पाएंगे। हम धीरे धीरे कमरे से बाहर आए। गलियारा लंबा और सुनसान था। टिमटिमाती लाइट्स एक एक करके बुझ रही थीं, जैसे हमारे कदमों का पीछा कर रही हों। तभी अचानक पीछे से वही पायल की छनक आई। साक्षी कांप उठी। उसने कहा, अरुण, वो यहीं है। मैंने साक्षी को शांत रहने का इशारा किया। हमने बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया। दरवाजा धकेलकर सीढ़ियां उतरने लगे, लेकिन हर मंजिल पर नीचे जाने का रास्ता बंद मिलता। कहीं लकड़ी की अलमारी अड़ी थी, कहीं दीवार खुद ब खुद खिसक कर रास्ता रोक देती। होटल हमें कैद करना चाहता था। हम इतने घबरा गए कि जान गले में आ गई थी। आखिरकार बेसमेंट का रास्ता मिला। दरवाजा पुराना और जंग खाया हुआ था। मैंने पूरी ताकत से धक्का मारा और वो कर्र कर्र की आवाज के साथ खुल गया। मैंने झांक कर अंदर देखा। अंदर घुप अंधेरा था। बदबूदार हवा से सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने मोबाइल निकलकर उसकी टॉर्च ऑन की तो देखा, दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे। उनमें से एक पर हेडलाइन साफ पढ़ी जा सकती थी, हनीमून पर आई महिला की रहस्यमयी मौत। उस अखबार पर उस औरत की तस्वीर थी, लाल साड़ी में मुस्कुराती हुई, उसके पास उसका पति। उसे देखकर साक्षी फुसफुसाई, यही है, यही सच था। अचानक कमरे में चीख गूंजी। लाल चुनरी लहराती हुई सामने आ गई और तभी उस औरत की आवाज आई, अब सच जान भी लिया तो क्या तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए? और उसकी आकृति उभर आई। उसने हाथ उठाया और पूरा बेसमेंट हिलने लगा। लकड़ी की तख्तियां उड़ने लगी, शीशे टूटकर हवा में चाकुओं की तरह तैरने लगे। मैंने साक्षी को पकड़कर दरवाजे की ओर भागते हुए चिल्लाया, दौड़ो! हम दोनों किसी तरह बेसमेंट से निकलकर बाहर की तरफ भागे। गलियारों में दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे थे। खिड़कियां जोर से धड़ाम कर रही थीं, लेकिन एक दरवाजा, मुख्य गेट, खुला था। हम दोनों ने पूरी जान लगाकर उसे पार किया और बाहर आ गए। बाहर ठंडी रात की हवा चेहरों पर लगी तो पहली बार जिंदा होने का एहसास हुआ। होटल पीछे अंधेरे में खड़ा था, जैसे हमारी तरफ घूर रहा हो। लेकिन जैसे ही हमने राहत की सांस ली, पीछे से धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझसे भागकर कहां जाओगे? हम दोनों होटल से बाहर निकल आए थे। आधी रात का सन्नाटा था, आसमान में बादल छाए थे और ठंडी हवा तेजी से बह रही थी। मेरे गले से राहत की सांस निकली, लेकिन दिल अब भी धड़क रहा था। साक्षी जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। उसने कहा, अरुण, हम बच गए, है ना? मैंने उसकी तरफ देखा, सिर हिलाया, मगर मेरे कानों में अब भी वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, मुझसे भागकर कहां जाओगे? अचानक पेड़ों के बीच से लाल चुनरी लहराई। मैं जड़ हो गया। वो औरत अब होटल की दीवारों तक सीमित नहीं थी। साक्षी ने मेरी आंखों का डर पढ़ लिया। उसने कांपते हुए कहा, वो बाहर भी आ सकती है। और तभी जमीन से काले साए निकलने लगे, जैसे दर्जनों हाथ मिट्टी फाड़कर बाहर आ रहे हों। वो हाथ हमारी तरफ बढ़ते गए। हम दोनों भागे। जंगल का रास्ता अंधेरे में गुम हो गया था, हर तरफ पेड़ों की सरसराहट, लेकिन वो पायल की छनक हर कदम पर और पास आती जा रही थी। अचानक पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैंने झटके से मुड़कर देखा, वो वहीं थी। चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखों में खून की नमी और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। उसने फुसफुसाया, तुम सोचते हो निकल जाओगे? मैं तो बस चाहती हूं कोई मेरा दर्द महसूस करे। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। मेरी रगों में खून जमने लगा। तभी साक्षी ने पूरी ताकत से उसका हाथ झटक दिया और मुझे खींचकर दौड़ने लगी। हम अंधेरे में टेढ़े मेढ़े रास्तों से भागते रहे। पीछे उसकी चीखें गूंजती रहीं, जैसे पूरा जंगल हिल रहा हो। आखिरकार दूर हमें सड़क की हल्की रोशनी दिखाई दी। दिल में उम्मीद जगी, लेकिन तभी मेरे कानों में उसकी आवाज फिर गूंजी, अरुण, अगर तुम निकल भी गए तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मेरे कदम लड़खड़ा गए। क्या वाकई वो अब हमेशा हमारे साथ रहने वाली है? हम दोनों सड़क की तरफ पूरी जान लगाकर भागे और जंगल पीछे छूट गया। हाँ, हम सड़क पर पहुंच गए थे। दूर तक फैली काली सड़क पर
बस एक पीली स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। मेरे दिल ने राहत की सांस ली। शायद अब हम बच गए। वही साक्षी हाँफते हुए मेरे कंधे पर गिर पड़ी। उसने सांस रोककर कहा, अरुण, हम निकल आए। अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैंने उसके शब्दों पर भरोसा करने की कोशिश की, लेकिन भीतर कहीं गहराई में हलचल हो रही थी। कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अचानक मुझे लगा जैसे सड़क के दोनों किनारों पर खड़े पेड़ झुककर हमें देख रहे हों। उनकी टेढ़ी मेढ़ी डालियां इंसानी हाथों जैसी लग रही थीं। साक्षी ने कांपते हुए मेरा हाथ पकड़ा और हाँफती हुई बोली, अरुण, देखो, वो लाइट बुझ रही है। मैंने ऊपर देखा। सच में दूर वाली स्ट्रीट लाइट एक एक करके टिमटिमा रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ धीरे धीरे उन्हें बुझा रहा हो, और अंधेरा हमारे करीब आता जा रहा था। तभी हवा में पायल की हल्की छनक सुनाई दी। हम दोनों जड़ हो गए। मेरी नजर अचानक सड़क के बीचों बीच पड़ी। वहां कोई खड़ा था। लाल चुनरी हवा में उड़ रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी परछाई लंबी होकर हमारी तरफ खींच रही थी। साक्षी चीखी, ये तो सड़क पर भी है। हम दोनों पलटकर भागने लगे, लेकिन सड़क बार बार गोल गोल घूमकर हमें उसी जगह वापस ला रही थी, जैसे ये कोई सामान्य सड़क नहीं बल्कि उसका बनाया हुआ छलावा हो। ये देखकर मेरे माथे पर पसीना जम गया। ये सड़क हमें आजाद करने के लिए नहीं, हमें कैद करने के लिए है। और तभी मेरे ठीक कान के पास ठंडी सांस महसूस हुई, एक धीमी फुसफुसाहट। मैंने कहा था ना, अरुण, तुम कभी मुझसे बच नहीं सकते। लेकिन हम सड़क पर दौड़ते रहे, लेकिन हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता गया। जैसे ही हम आगे बढ़ते, सड़क अपने आप मुड़ने लगी। जो रास्ता पहले सीधा लग रहा था, अब घुमावदार और भटकने वाला हो गया था। साक्षी के हाथ में मेरे हाथ की पकड़ मजबूत थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए बोली, अरुण, ये कहाँ जा रहा है? मैं समझ ही नहीं पा रही। मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। दूर तक रोशनी की कोई चिन्ह नहीं, सिर्फ अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां और हवा में उड़ती लाल चुनरी। और तभी मुझे अचानक एहसास हुआ, सड़क हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। वो औरत ने अपने भूतिया जाल से हमें फंसा रखा था। हर मोड़ पर जो रास्ता दिख रहा था, वो हमें वापस उसी जगह खींच रहा था जहां हमने पहली बार उसे देखा था। तभी मेरे कानों में फिर वही आवाज आई, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे, हमेशा। साक्षी डर के मारे कांपती रही। उसने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, अरुण, हमें कहीं तो जाना होगा, हमें बस एक मौका चाहिए। मैंने गहरी सांस ली। मैंने साक्षी से कहा, हमें उसका सामना करना होगा, वरना यह जाल हमें कभी जाने नहीं देगा। जैसे ही मैंने यह शब्द कहे, हवा में ठंडी चोट महसूस हुई। लाल चुनरी हवा में लहराई और उसकी आंखों में वही दर्द और गुस्सा झलकने लगा। मैंने साक्षी से कहा, चलो, अब हम पीछे नहीं हट सकते। हमें जानना होगा कि उसकी अधूरी कहानी क्या है, तभी शायद हम बाहर निकल सकें। साक्षी ने सिर हिलाया। दोनों हाथ थामकर हमने उसी दिशा की ओर कदम बढ़ाया जहां वह औरत खड़ी थी। सड़क अब हमारे डर और साहस दोनों का परीक्षण कर रही थी। सड़क का जाल जैसे हर कदम पर बढ़ता जा रहा था, लेकिन हम दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लाल चुनरी हवा में लहराती रही और उसकी फुसफुसाहट हमारे कानों में गूंज रही थी। तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी, तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते। मैंने साक्षी का हाथ कसकर पकड़ लिया। हमें पता लगाना होगा उसे क्या चाहिए, तभी शायद हम इस छलावे से बाहर निकल पाएंगे। तभी जंगल के बीच एक पुराना शेड दिखाई दिया। लगता था जैसे होटल के पुराने रिकॉर्ड यहीं रखे हों। हम वहां पहुंचे और धूल भरे दरवाजे खोले। अंदर पुराने अखबार, फाइलें और तस्वीरें बिखरी थीं। मैंने एक फाइल उठाई। उसमें वही औरत और उसका पति थे और उनके बीच की उलझी हुई कहानी लिखी हुई थी। पता चला कि वो हनीमून पर आई थी, लेकिन उसका पति उसे पसंद नहीं करता था। यह एक दिन बालकनी पर धक्का देकर उसने उसे गिरा दिया और मार दिया। साक्षी ने धीरे से कहा, अरुण, इसे शांति चाहिए, कोई सुनवाई, कोई इंसाफ। हमने फैसला किया,
हमें उसकी कहानी पूरे दिल से मानकर उसका सामना करना होगा। जैसे ही हमने फाइल पढ़ना शुरू किया, लाल चुनरी धीरे धीरे सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ दर्द भी झलक रहा था। मैंने कांपते हुए कहा, हम जानते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ। हम तुम्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीखी नहीं, सिर्फ उसके आंसुओं की धार धुएं में बदलकर फैल गई। हवा में अचानक हल्की रोशनी फैल गई। मैंने साक्षी से फुसफुसाकर कहा, अब हमें उसे भरोसा दिलाना होगा कि हम उसके दर्द को समझते हैं, तभी शायद वो हमें जाने दे। और जैसे ही हमने पूरे दिल से उसकी कहानी को स्वीकार किया और उसका दर्द महसूस किया, उसका साया धीरे धीरे हल्का होने लगा। पहली बार हमें लगा कि शायद वह अब शांत हो रही है। हमने फाइलें और रिकॉर्ड वहां छोड़ दिए और बाहर निकलते ही ठंडी रात की हवा में एक अजीब हल्की रोशनी महसूस हुई। लाल चुनरी अब हवा में नहीं थी, उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं। साक्षी ने मेरी ओर देखा और फुसफुसाई, अरुण, लगता है अब हम बच गए। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अंदर की बेचैनी नहीं गई थी। मेरे कानों में अभी भी हल्की फुसफुसाहट थी, मैं तुम्हारे साथ हूं, याद रखना। हम सड़क पर तेज कदम बढ़ाते हुए गांव की रोशनी की ओर पहुंचे। वहां पहुंचकर लगा कि अब शायद सब खत्म हो गया, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो होटल के खंडहर में हल्की सी लाल चमक अभी भी झिलमिला रही थी, जैसे उसने हमें जाने दिया, लेकिन अपनी मौजूदगी का संकेत अभी भी दे रही है। साक्षी ने हाथ पकड़कर मुझे खींचा, चलो आगे बढ़ते हैं, अब हमें सच में सुरक्षित थे। मैंने उसका हाथ थामते हुए आगे बढ़ा, लेकिन मन में एक सवाल रहा, क्या वो सच में शांति पाई या सिर्फ इंतजार कर रही है अगले किसी के दर्द का? और इस सवाल के साथ हम गांव की ओर बढ़ते रहे, पर रात की हवा में अब भी एक हल्की ठंडी फुसफुसाहट गूंज रही थी। कहानी खत्म नहीं हुई, सिर्फ एक नया अध्याय शुरू हुआ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपना नाम और पता भी कमेंट कर दे, जिससे मैं आपका नाम अगली वीडियो में ले सकूं। अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मैं इसी तरह की कहानियां आप तक पहुंचाता रहूं। मेरे चैनल पर इसी तरह की और भी दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जाकर जरूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनकर अपना नाम और जगह बताई थी। तो सबसे पहले हैं संजय कुमार है विजयनगर राजस्थान से, अभिषेक सिंह है असम से, अनीता यादव हैं भोपाल मध्य प्रदेश से, सुमित कुमार है रायबरेली उत्तर प्रदेश से, प्रेम तिवारी है मध्य प्रदेश पन्ना से, महेंद्र चौधरी है कनकपुर मध्य प्रदेश से, राजा भाई हैं बंगाल से, श्रेया राजवंशी है कटनी मध्य प्रदेश से, सुमित कुमार है गुजरात से, और सबसे लास्ट में साहिल रावत है मध्य प्रदेश कटनी से। दोस्तों, अगर आप में से किसी का भी नाम छूट गया है तो इस वीडियो में कमेंट कर दें, मैं उनका नाम अगली वीडियो में ले लूंगा।